In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. All praises and thanks are due to Allah. Blessings and peace be upon His messenger. My dear students, today we are going to start the second division of alternating current. In this division, the topics that we will cover are: first of all, we will cover three-phase AC supply. Then we will cover principle of metal detectors and choke. Then we will study electromagnetic waves. Then we will study principle of generation, transmission and reception of electromagnetic waves. And last but not the least, we will study modulation. So starting with थ्री फेज एसी सप्लाई, स्टूडेंट्स इस आर्टिकल में और इनफैक्ट इस पूरे लेक्चर के अंदर मोस्टली आर्टिकल जो हैं वो टोटली थ्योरी बेस्ड हैं। तो हमारे पास जो एमसीक्यूज होंगे वो भी सिंपल ही आएंगे, बुकिश एमसीक्यूज। सो लेट्स स्टार्ट विद द थ्री फेज एसी सप्लाई। इन थ्री फेज एसी जनरेटर, इंस्टेड ऑफ वन कॉइल देयर आर थ्री कॉइल्स inclined at 120 degree to each other, connected with its own pair of slip rings. सो यहाँ पे अगर एमसी की वाइज आपसे पूछा जाए कि थ्री फेज एसी सप्लाई में कितने पेयर ऑफ स्लिप रिंग्स होते हैं, तो चूंकि तीन कॉइल्स हैं तो तीनों कॉइल्स के कॉरस्पॉन्डिंग तीन पेयर्स ऑफ स्लिप रिंग्स हमारे पास मौजूद होंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास है थ्री अल्टरनेटिंग वोल्टेजेस जो हैं वो जनरेट होंगी थ्री फेज एसी सप्लाई के अंदर। अगर हम सिंगल फेज एसी जनरेटर की बात करें जो चैप्टर 15 में हम पढ़ते हैं, वहां पे एक कॉइल थी, तो एक कॉइल के करस्पॉन्डिंग हमारे पास आउटपुट पे जो वोल्टेज आई थी वो भी एक ही थी। यहाँ पे चूंकि तीन कॉइल्स हैं तो तीनों कॉइल्स के करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट पे हमारे पास अल्टरनेटिंग वोल्टेजेस आएंगी उनकी तादाद भी तीन होगी, और तीनों की तीनों वोल्टेजेस जो हैं वो 120 डिग्री जो है वो फेज डिफरेंस पे मौजूद होंगी। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास V1 जो है वो वोल्टेज उसका इनिशियल फेज 0 है, तो उसके करस्पॉन्डिंग उसी सेकंड वाली कॉइल का जो वोल्टेज होगा दैट विल बी 120 डिग्री फेज डिफरेंस पे मौजूद होगा। सिमिलरली थर्ड वाली कॉइल का जो वोल्टेज है वो पहले वाली और दूसरे वाली दोनों कॉइल्स की वोल्टेज से 120 डिग्री फेज डिफरेंस पे मौजूद होगा। तो तीनों की तीनों वोल्टेजेस जो हैं वो एक दूसरे से 120 डिग्री वोल्टेज पे मौजूद होती हैं। यही वजह है कि थ्री फेज एसी सप्लाई के अंदर कोई भी ऐसा टाइम इंस्टेंट नहीं आता जिस टाइम इंस्टेंट पे तीनों वोल्टेजेस की वैल्यू साइमल्टेनियसली जीरो हो जाए। अगर एक की वैल्यू जीरो होगी तो बाकी नॉन जीरो हो सकती हैं। अगर सेकंड वाले फेज की वोल्टेज जीरो है तो बाकी फर्स्ट और थर्ड की नॉन जीरो होगी, एंड सो ऑन। सो नेक्स्ट हमारे पास है थ्री फेज एसी सप्लाई के बारे में पॉइंट। टोटल टर्मिनल ऑफ द थ्री फेज एसी सप्लाई। प्रीवियसली हमने टोटल नंबर ऑफ स्लिप रिंग्स की बात की, तो स्लिप रिंग्स तीन थे हमारे पास। कॉइल्स के जो तीन चुके कॉइल्स थी, तो कॉइल्स के नंबर ऑफ जो हमारे पास टर्मिनल्स थे वो 6 थे। उनको हमने स्लिप रिंग्स के साथ कनेक्ट किया। अब फर्दर स्लिप रिंग्स के बाद जब हम थ्री फेज एसी सप्लाई को एज अ मशीन डिस्कस करेंगे, थ्री फेज एसी जनरेटर के तौर पे इसको डिस्कस करेंगे, तो उस जनरेटर की आउटपुट पे हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्मिनल्स होंगे वो 6 टर्मिनल्स की बजाय 4 टर्मिनल्स होंगे। स्टूडेंट्स तीन टर्मिनल्स जो हैं वो तीनों कॉइल्स के उनको ग्राउंड कर दिया जाता है, अर्थ कर दिया जाता है और कॉमन टर्मिनल बन जाता है। बाकी तीनों टर्मिनल्स जो हैं वो तीनों कॉइल्स के प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर हम फेज वोल्टेज की बात करें उसकी वैल्यू टिपिकली 230 वोल्ट होती है। अब फेज वोल्टेज जो है वो किसी भी फेज की वोल्टेज होती है विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड टर्मिनल, जबकि अगर लाइन टू लाइन वोल्टेज की बात की जाए तो एमसीक्यू वाइज याद रखिएगा, लाइन टू लाइन वोल्टेज स्टूडेंट्स बराबर होती है फेज वोल्टेज को मल्टीप्लाई करते हैं हम स्क्वायर रूट 3 के साथ, तो हमारे पास लाइन वोल्टेज आती है। अब हमारी बुक में जो डिस्कस की गई है फेज वोल्टेज वो 230 है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो लाइन वोल्टेज आएगी दैट विल बी 400 वोल्ट। अब थ्री फेज एसी सप्लाई के हमारे पास एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, थ्री फेज एसी सप्लाई क्या करती है, टोटल लोड को डिवाइड कर देती है थ्री पार्ट्स में। एंड सेकेंडली हमारे पास बाज ऐसी मशीन्स भी होती हैं जिनको 230 वोल्ट की बजाय 400 वोल्ट जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं नॉर्मल ऑपरेशन के लिए। तो थ्री फेज एसी सप्लाई जो है चूंकि लाइन टू लाइन वोल्टेज 400 वोल्ट प्रोवाइड कर सकती है, सो ये भी एक हमारा जो है वो एडवांटेज होगा थ्री फेज एसी सप्लाई का। नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट्स प्रिंसिपल ऑफ मेटल डिटेक्टर्स। अब मेटल डिटेक्टर्स के अंदर हम सर्किट जो यूज करते हैं वो बेसिकली होता है एलसी पैरेलल सर्किट। एलसी पैरेलल सर्किट को हम इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर का भी नाम देते हैं बिकॉज इस सर्किट के अंदर जस्ट लाइक मैस स्प्रिंग सिस्टम एनर्जी जो है
यहाँ पे ऑसिलेट करती है बिटवीन कैपेसिटर एंड द इंडक्टर। तो एक दफ़ा अगर कैपेसिटर जो है चार्ज हो रहा है तो उसी दौरान में इंडक्टर डिस्चार्ज हो रहा होता है। जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है तो इंडक्टर जो है वो चार्ज अप होना शुरू हो जाता है। तो इन दैट सेंस वी से कि इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर जो है वो क्या कौन सा सर्किट होता है, इट इज एलसी पैरेलल सर्किट। नेक्स्ट हमारे पास एलसी पैरेलल सर्किट जब यहाँ पे हम यूज करेंगे मेटल डिटेक्टर्स के अंदर तो उनकी जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी, इनफैक्ट हम दो सर्किट्स यूज करते हैं। दिस इज लेट्स से ऑसिलेटर ए सर्किट, दिस इज द ऑसिलेटर बी सर्किट। अब यहाँ पे हमारे पास एलसी सर्किट मौजूद है, यहाँ पे भी हमारे पास एलसी सर्किट मौजूद है। दोनों की अगर हम नेचुरल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात करें तो नेचुरल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इनिशियली दोनों वाले सर्किट्स की सेम आएगी, दैट विल बी 1/2 पाई इंटू स्क्वायर रूट एलसी। अब यहाँ पे इनिशियली इंडक्टेंसीज भी दोनों कॉइल्स की बराबर होती हैं और कैपेसिटेंसीज भी दोनों हमारे पास कैपेसिटर्स की बराबर होती हैं। तो हमारे पास दोनों जो ऑसिलेटर सर्किट्स हैं इनकी नेचुरल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इनिशियली बराबर होगी। अब इनिशियली जब नेचुरल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इनकी बराबर है तो हमारे पास फिर इनिशियली क्या होगा, इन द एब्सेंस ऑफ एनी नियर बाय मेटल हमारे पास इंडक्टेंसीज बराबर हैं, कैपेसिटेंसीज बराबर हैं, तो इसका मतलब है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज बराबर हैं। तो जब हम नंबर ऑफ बीट्स की बात करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ एनी नियर बाय मेटल तो नंबर ऑफ बीट्स जो हैं वो जो कि बराबर होंगी डिफरेंस ऑफ द फ्रीक्वेंसीज ऑफ टू ऑसिलेटर्स। तो चूंकि दोनों फ्रीक्वेंसीज बराबर हैं तो इनिशियली नंबर ऑफ बीट्स 0 होंगी, तो बीट एम्पलीफायर कोई बीट नोट प्रोड्यूस नहीं करेगा। लेकिन जो ही नियर बाय मेटल हमारे पास आएगी तो मेटल जिस कॉइल के करीब आती है उस वाली कॉइल को हम नाम देते हैं सर्च कॉइल। अब जब सर्च कॉइल के करीब कोई मेटल लेके आएंगे, मिसाल के तौर पे ऑसिलेटर बी वाली जो कॉइल है उसके करीब अगर हम मेटल लेके आए तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा मेटल जो है जिस कॉइल के करीब लाई जाती है उस कॉइल की जो इंडक्टेंस होती है सेल्फ इंडक्टेंस उसकी वैल्यू डिक्रीज करती है। इंडक्टेंस के डिक्रीज करने से यहाँ पे चूंकि रिलेशन फ्रीक्वेंसी का क्या है, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस। अब जब इंडक्टेंस की वैल्यू जो है वो सर्च कॉइल बी की डिक्रीज करेगी तो इस वाले इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर बी की जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी ये इंक्रीज करेगी। एज अ रिजल्ट ऑफ विच नंबर ऑफ बीट्स जो हैं उनका आंसर नॉन जीरो हो जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ बीट्स पैदा होंगी तो हमारे पास जो है बीट नोट बीट एम्पलीफायर प्रोड्यूस करेगा और ये हमारे पास क्या होगा, दिस विल बी द श्योरिटी कि सर्च कॉइल बी के करीब कोई मेटल आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स टॉपिक है चोक। अब चोक क्या है, इट इज अ कॉइल consisting of a thick copper wire wound closely in the form of large number of turns over a soft iron laminated core। तो ये चोक हमारे पास बेसिकली वही इंडक्टर कॉइल है जिसको हम चैप्टर 14 में भी डिस्कस करते हैं और इसी को हम चैप्टर 15 में भी डिस्कस करते हैं और चैप्टर 16 के अंदर भी हमने एसी थ्रू जब इंडक्टर डिस्कस किया था तो वो इंडक्टर बेसिकली चोक ही होती है। अब चोक के अंदर और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, चोक हैज़ अ वेरी लार्ज इन सेल्फ इंडक्टेंस एंड नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, ये हमने इंडक्टर में भी पढ़ा था। और नेक्स्ट हमारे पास है जी चोक हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, चोक इज़ यूज्ड इन एसी सर्किट्स टू लिमिट द एसी विद एक्सट्रीमली स्मॉल वेस्टेज ऑफ एनर्जी। तो स्टूडेंट्स अगर आपको एमसीक्यूज में पूछ लिया जाए एमसीक्यू के अंदर कि कौन से वाला कंपोनेंट जो है वो बेस्ट या मोस्ट सूटेबली हम यूज़ करते हैं एसी को कंट्रोल करने के लिए, तो हमारे पास वो चोक हम आंसर में टिक करेंगे या हम इंडक्टर जो है वो आंसर में टिक करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं कौन सी वेव्स होती हैं, ऑब्वियसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वाली वेव्स होती हैं जिनको मीडियम जो है वो रिक्वायर नहीं होता फॉर देयर प्रोपेगेशन। और दूसरी इसकी इनकी डेफिनेशन हम यूँ भी कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दोज वेव्स विच पोजेसिस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड्स। तो ये जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न स्पेस के अंदर ट्रेवल करता है, इनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं उनके बारे में पॉइंट याद रखिएगा, सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगर बात की जाए, चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड्स मौजूद हैं, मैग्नेटिक फील्ड्स मौजूद हैं, और याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड्स और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव है, तीनों चीज़ें एक दूसरे पे
परपेंडिकुलर होती हैं, एज वी कैन सी फ्रॉम दिस डायग्राम कि जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड्स हैं और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव है, तीनों चीज़ें एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती हैं। अब और जो यहाँ पे हम चीज़ें याद करेंगे रिगार्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम गिवन है। इस स्पेक्ट्रम के अंदर हमने जो रीजन्स हैं डिफरेंट, उनकी हमने तरतीब याद करनी है। अगर हम लेफ़्ट टू राइट मूव करें तो हमारे पास गैमा रेज, एक्स रेज, यूवी, विजिबल रीजन, इंफ्रारेड रेडिएशंस, माइक्रोवेव्स, देन हमारे पास आ जाती हैं रेडियो वेव्स। तो लेफ़्ट टू राइट मूव करते हुए स्टूडेंट्स हमारे पास वेवलेंथ इंक्रीज करती है, जबकि एनर्जी, मोमेंटम और फ्रीक्वेंसी जो है ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं लेफ़्ट टू राइट मूव करते हुए डिक्रीज करती हैं। तो इस स्पेक्ट्रम से रिलेटेड जो है हम वैल्यूज तो याद नहीं करेंगे, इस स्पेक्ट्रम से रिलेटेड हमसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर जो है वो स्टेटमेंट में मेंशन करके, हमें ऑप्शंस के अंदर मेंशन करके हमसे पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट ऑर्डर। तो उसमें हम कैसे टिक करेंगे? अगर हमने ये तरतीब याद की हुई है कि गैमा रेज, एक्स रेज, यूवी, आईआर एंड विजिबल, देन इंफ्रारेड, देन हमारे पास माइक्रोवेव्स, तो ऑब्वियसली वी कैन फाइंड करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ। सिमिलरली करेक्ट ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी भी पूछा जा सकता है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी भी पूछा जा सकता है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ मोमेंटम भी पूछा जा सकता है। एक और चीज़ यहाँ पे इस वाले स्पेक्ट्रम से रिलेटेड हमारे पास अगर विजिबल रीजन की बात की जाए तो स्टूडेंट्स विजिबल रीजन की जो वेवलेंथ रेंज है वो भी हम याद करेंगे, दैट इज़ फ्रॉम 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। 400 नैनोमीटर जो है वो एक एज पे हमारे पास वॉयलेट कलर के लिए आ रही होती है और 700 हमारे पास जो है ऑब्वियसली वो रेड कलर के लिए होगी। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जनरेट करने के लिए हमें जो चीज़ रिक्वायर होती है दैट इज़ एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल। एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल जो है अगर हमारे पास मौजूद होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा होंगी। अदरवाइज अगर हमारे पास चार्ज पार्टिकल जो है किसी रीजन में स्टैटिक मौजूद है या चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो उस केस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा नहीं होती। अगर ट्रांसमिशन की बात की जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो ट्रांसमिशन के लिए हम यूज़ करते हैं ट्रांसमिटिंग एंटीना, और ट्रांसमिटिंग एंटीना के लिए हम जो सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करते हैं वो एसी सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करते हैं। एसी सोर्स ऑफ एनर्जी जब अप्लाई करेंगे तो जो भी फ्रीक्वेंसी उस एसी सोर्स की होगी वही फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स पैदा होंगे, उन चेंजिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स की भी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन वही होगी जो एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी है, और सेम फ्रीक्वेंसी हमारे पास उस ट्रांसमिटिंग एंटीना से पैदा होने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की भी होगी। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अगर हमें एमसीक्यू में पूछ ले कि इफ अ सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 10 किलोहर्ट्ज, फॉर एग्जांपल, if a source of 10 kilohertz frequency is applied on the input side of transmitting antenna, the electromagnetic waves produced have the frequency। तो obviously जितनी फ्रीक्वेंसी हमारे एसी सोर्स की होगी सेम फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो पैदा हो रही हैं उनकी भी होगी। अब अगर नेक्स्ट हम रिसेप्शन की बात करें तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिसीव करने के लिए हम जो डिवाइस यूज करते हैं दैट इज नेम्ड एज रिसीविंग एंटीना, और रिसीविंग एंटीना के अंदर भी वंस अगेन सेम चीज़ होगी हमारे पास। रिसीविंग एंटीना जो वेव्स रिसीव करेगा वो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिसीविंग एंटीना के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमिना से जब वो ईएमएफ पैदा करेंगी या जो इलेक्ट्रिक सिग्नल कॉज करेंगी रिसीविंग एंटीना के अंदर, उस इलेक्ट्रिक सिग्नल की भी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन उतनी ही होगी जितनी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की थी। अब सिंपल सी नेक्स्ट चीज डिस्कस कर लेते हैं ट्यूनिंग ऑफ अ रेडियो। ट्यूनिंग ऑफ अ रेडियो के अंदर हमारे पास जो की पॉइंट्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इज ट्यूनिंग सर्किट कंसिस्ट ऑफ इंडक्टर एंड अ वेरिएबल कैपेसिटर। इंडक्टर की जो इंडक्टेंस होती है ट्यूनिंग सर्किट में वो फिक्स होती है, जबकि जो चीज़ वेरिएबल होती है वो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है। अब चूंकि ट्यूनिंग सर्किट ऑफ द रेडियो के अंदर हमारे पास एलसी सर्किट आ गया, तो एलसी सर्किट की जो नेचुरल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है उसका फॉर्मूला वंस अगेन वही वाला है, एफ आर इज इक्वल्स टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट एल सी। अब यहाँ पे सी की वैल्यू जो है वो वेरी करके हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग सर्किट ऑफ रेडियो सेट कर सकते हैं। अब जब हम
ट्यूनिंग सर्किट की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं, जो ही वो फ्रीक्वेंसी जो है वो मैच करती है किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी से जो कि एयर में प्रेजेंट हैं, स्पेस के अंदर प्रेजेंट हैं, तो जो ही दोनों फ्रीक्वेंसीज मैच करती हैं, दोनों फ्रीक्वेंसी से मुराद रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडियो सर्किट, ट्यूनिंग सर्किट, और जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी हैं, तो जो ही फ्रीक्वेंसीज मैच करती हैं, रेजोनेंस का फिनोमिना अकर होता है, तो उस पर्टिकुलर हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उससे आने वाली एनर्जी जो है रिसेप्शन मैक्सिमम होती है, और उसका डाटा हमारे पास डिकोड होकर रेडियो से हमें उस पर्टिकुलर चैनल की जो है वो ट्यूनिंग हो जाती है और उसी पर्टिकुलर चैनल की आवाज़ सुनाई देना शुरू हो जाती है। लास्ट टॉपिक स्टूडेंट्स इस वाले लेक्चर में, दैट इज मॉड्यूलेशन। अब मॉड्यूलेशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। अब जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है वो हमारे पास मॉड्यूलेशन सिग्नल होता है, या जिस सिग्नल को बेसिकली हम जो है वो ट्रांसमिट करवाना चाह रहे हैं वो वाला सिग्नल होता है, उसको किसके साथ कंबाइन करते हैं? विद अ हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। अब ये हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल का नाम भी याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इट इज कॉल्ड कैरियर वेव। तो मॉड्यूलेशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग द लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल विद अ हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। अब दो तरह की मॉड्यूलेशन हमारे कोर्स में डिस्कस्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, सेकेंडली क्या है हमारे पास? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अगर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात की जाए तो स्टूडेंट्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है? द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव्स इज इंक्रीज्ड और डिमिनिश्ड एज द एम्पलीट्यूड ऑफ सुपरपोजिंग मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। अब यहाँ पे हमारे पास जो है इस वाले एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर के अंदर वी कैन सी ये हमारे पास मॉड्यूलेशन सिग्नल है, या इसको हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का भी नाम दे सकते हैं। दिस इज बेसिकली द सिग्नल जो लेट्स एज्यूम मैं साउंड वेव्स को जो है वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो ट्रांसमिट करवाना चाहता हूँ एयर के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, अपनी जो साउंड सिग्नल है उसको माइक के अंदर बोलूँगा, और वो माइक क्या करेगा, मेरे साउंड सिग्नल को कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिक सिग्नल में। तो ये वही वाला सिग्नल है जो माइक से आएगा। अब उसके बाद हम एक डिवाइस यूज करते हैं सिग्नल जनरेटर। वो सिग्नल जनरेटर एक खास फ्रीक्वेंसी का जो है वो कैरियर वेव सिग्नल जनरेट करता है। दोनों सिग्नल्स को हम फीड करेंगे एक ब्लैक बॉक्स को जिसका नाम है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर। तो वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर दोनों सिग्नल्स को रिसीव करके कंबाइन कर देगा, और आउटपुट में जो सिग्नल प्रोड्यूस करेगा उसको हम बोलेंगे मॉड्यूलेटेड सिग्नल। और उस मॉड्यूलेटेड सिग्नल में एज वी कैन सी कि एम्पलीट्यूड जो है वो वेरी कर रहा है मॉड्यूलेटेड सिग्नल का। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा, मॉड्यूलेटेड जो सिग्नल है हमारे पास, उस मॉड्यूलेटेड सिग्नल का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम तब होता है, द एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज मैक्सिमम, दिस इज मॉड्यूलेटेड सिग्नल। यहाँ पे हमारे पास एंड पे मॉड्यूलेटेड आएगा, नॉट मॉड्यूलेशन सिग्नल। एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज मैक्सिमम व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेशन सिग्नल इज पॉजिटिव मैक्सिमम। अगर आप यहाँ पे देखें इस वाली डायग्राम में, तो हमारे पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम कब आ रहा है? जब हमारे पास मॉड्यूलेशन सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड पॉजिटिव मैक्सिमम पे है। सिमिलरली अगर हम मॉड्यूलेटेड सिग्नल के एम्पलीट्यूड मिनिमम की बात करें तो मिनिमम एम्पलीट्यूड कब होता है? जब हमारे पास मॉड्यूलेशन सिग्नल का एम्पलीट्यूड जो है वो नेगेटिव मैक्सिमम हो। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास अगर हम AM ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी रेंज की बात करें तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो ट्रांसमिशन रेंज है दैट इज फ्रॉम 540 किलोहर्ट्ज टू 16 किलोहर्ट्ज। एंड देन हमारे पास है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इन दिस टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव्स इज इंक्रीज्ड और डिमिनिश्ड एज द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। अब सिमिलरली ये भी उसी तरह से हमारे पास एनालॉजी है। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को हमने फीड किया है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर को, और कैरियर वेव्स जो है वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर को फीड करेगा सिग्नल जनरेटर। दोनों वेव्स को फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर कंबाइन करेगा, और हमारे पास जो आउटपुट पे मॉड्यूलेटेड सिग्नल आएगा वी कैन सी कि उस मॉड्यूलेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है, वेरी कर रही है। अब उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो किस तरह से वेरी करेगी वो भी हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉड्यूलेटेड वेव is highest when the modulating signal amplitude is positive maximum. स्टूडेंट्स, प्रीवियसली एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर क्या था? हमारे पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो था वो मैक्सिमम था
जब हमारे पास कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड जो था पॉजिटिव मैक्सिमम था। सिमिलरली वहां पे क्या था, एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटेड वेव मिनिमम था जब हमारे पास क्या था, जब हमारे पास एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेशन सिग्नल जो था वो नेगेटिव मैक्सिमम था। सेम चीज जो है वो यहाँ पे भी अप्लाई होगी। यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव आएगा इंस्टेड ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेशन। तो ये वाला सिर्फ जो टर्म है ये चेंज हो रही है, बाकी सारा कुछ सेम है। तो याद रखिएगा एफएम के अंदर या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के अंदर फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉड्यूलेटेड वेव हाईएस्ट होती है व्हेन मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एम्पलीट्यूड इज पॉजिटिव मैक्सिमम, और लोएस्ट कब होगी, जब फ्रीक्वेंसी ऑफ, जब एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेशन सिग्नल हमारे पास क्या होगा, इट विल बी नेगेटिव मैक्सिमम। नेक्स्ट अगर हम ट्रांसमिशन रेंज की बात करें तो ट्रांसमिशन रेंज उसकी 88 मेगाहर्ट्ज टू 108 मेगाहर्ट्ज है। और नेक्स्ट अगर एफएम वर्सेस एएम बात करें तो एफएम रेडियो वेव्स आर अफेक्टेड लेस बाय इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस देन एएम एंड हेंस प्रोवाइड बेटर क्वालिटी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल। जबकि एफएम वेव का एक ड्रॉबैक भी है एएम वेव की निस्बत, दैट इज एफएम रेडियो वेव्स हैज शॉर्ट डिस्टेंस रेंज। याद रखिएगा एफएम जो है उनकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास मेगाहर्ट्ज में है, जबकि एएम जो था हमारे पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन उसकी जो ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी रेंज थी दैट वाज इन किलोहर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी रेंज की अगर बात की जाए तो फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास है वो यहाँ पे ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे अगर डिस्टेंसेस का कंपैरिजन किया जाए तो एफएम रेडियो वेव्स जो हैं वो लेस डिस्टेंस ट्रैवल कर पाती हैं देन एएम। यही वजह है कि हिल स्टेशन वाले एरियाज के अंदर प्रेफर जो की जाती है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वाली ट्रांसमिशन प्रेफर की जाती है रादर देन एफएम ट्रांसमिशन। नेक्स्ट चंद एक एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ द थ्री फेज वोल्टेज if the phase voltage of three phase AC supply is 200 by square root 3 volt then line to line voltage। तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था लाइन टू लाइन वोल्टेज क्या होगी, स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय फेज वोल्टेज। तो जब स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 3 जो है वो इस बटे वाले स्क्वायर रूट 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास आंसर बन जाएगा 200 वोल्ट। नेक्स्ट है इन द मेटल डिटेक्टर्स व्हेन द मेटल कम्स नियर द सर्च कॉयल। तो हमने पढ़ा जब मेटल सर्च कॉयल के करीब आएगी तो सर्च कॉयल की इंडक्टेंस डिक्रीज करती है और उसी ऑसिलेटर सर्किट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा चार्ली। नेक्स्ट अगर स्पीड ऑफ एक्स रेज की बात की जाए तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा स्पीड ऑफ एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसका फॉर्मूला जो है वो यही वाला होगा, c इज इक्वल्स टू 1/√रूट एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट। और यहाँ से जो वैल्यू आया करेगी वो सारों के लिए फ्री स्पेस में क्या होगी, हमारे पास 3 × 10⁸ और साथ में आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो ये सारी की सारी चाहे एक्स रेज यहाँ पे लिखा हो, गैमा रेज लिखा हो, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है हमारे पास रेडिएशन लिखा हो, उसके लिए स्पीड की वैल्यू सेम आएगी, दैट इज डेल्टा ऑप्शन। एंड लास्ट एमसीक्यू इज इन द ट्यूनिंग सर्किट ऑफ रेडियो विच कंपोनेंट इज नॉट प्रेजेंट। तो अभी हमने डिस्कस किया कि ट्यूनिंग सर्किट के अंदर एलसी मतलब कैपेसिटर और इंडक्टर मौजूद होते हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो कंपोनेंट नहीं प्रेजेंट होता यूजुअली क्या है, दैट इज अ रेजिस्टर। सो दैट इज ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच एंड फॉर फर्दर प्रैक्टिस प्लीज कंसल्ट स्टेप प्रैक्टिस बुक। थैंक यू।